Hi everyone, I'm Amitabh. So we have already seen in our last video how zero conditional and conditional one present a true picture of a real life situation. But in case of second conditional, the entire story is going to be totally different. So let's get started. चलिए शुरू करते हैं सेकेंड कंडीशनल। तो सेकेंड कंडीशनल इज इंटायरली बेस्ड ऑन इमेजिनेशन या हाइपोथेटिकल सिचुएशन को दिखाता है। यानी कंडीशनल सेकेंड का प्रयोग ऐसे सिचुएशन को दिखाने के लिए किया जाता है जिसके पूरे होने की संभावना बिल्कुल ही कम होती है। इसमें होता क्या है कि एक हिस्से में काल्पनिक शर्त को रख दिया जाता है और दूसरे हिस्से में काल्पनिक रिजल्ट को रख दिया जाता है और इसका संबंध केवल प्रेजेंट से होता है। मोटे तौर पर इतना समझ लीजिए कि तीन प्रकार की काल्पनिक स्थिति को दिखाने के लिए सेकेंड कंडीशनल का प्रयोग किया जाता है। पहली स्थिति वह होती है जब किसी व्यक्ति के द्वारा यह कल्पना कर लिया जाए कि वह कोई अन्य व्यक्ति है जो कि वास्तव में वह नहीं होता है। जैसे यदि मैं अंबानी होता, मैं अंबानी नहीं हूं। यदि तुम डॉक्टर होते, तुम डॉक्टर भी नहीं हो। यदि वह प्रधानमंत्री होता, वह प्रधानमंत्री भी नहीं है, केवल कल्पना कर ली गई है। तो इस प्रकार के सेंटेंस को स्टेट ऑफ बीइंग कहा जाता है। तो आइए इसे और गहराई के साथ समझने का प्रयास करते हैं। एक उदाहरण देखते हैं कि यदि मैं अंबानी होता तो आईपीएल के लिए टीम चुनता। अब देखिए, ध्यान से देखने से हमें पता चलता है कि इस सेंटेंस में मैं अंबानी नहीं हूं पर मेरे द्वारा अंबानी होने की कल्पना कर ली गई है। और पहले हिस्से में काल्पनिक शर्त यानी अंबानी होने के काल्पनिक शर्त को रख दिया गया है और दूसरे हिस्से में आईपीएल टीम चुनने के काल्पनिक रिजल्ट को रख दिया गया है और इसका संबंध केवल प्रेजेंट से है। यानी आज या अभी मैं अंबानी होता तो आज या अभी ही आईपीएल के लिए टीम चुनता। तो आइए देखते हैं कि इसका अनुवाद किस प्रकार किया जाता है। तो स्टेट ऑफ बीइंग वाले सेंटेंस का अनुवाद करने के लिए सबसे पहले इफ का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ड और वर्ड के बाद अदर यदि कुछ रहता है तो दूसरे हिस्से में सबसे पहले सब्जेक्ट, इसके बाद वुड और वुड के बाद वर्ब और इसके बाद अदर। तो आइए अनुवाद करके देखते हैं कि यदि मैं अंबानी होता तो आईपीएल के लिए टीम चुनता। तो सबसे पहले इफ, इसके बाद सब्जेक्ट आई, फिर वर और उसके बाद अंबानी। सो इफ आई वर अंबानी, दूसरे हिस्से में पहले सब्जेक्ट आई, फिर वुड और वर्ब सेलेक्ट। सो आई वुड सेलेक्ट, क्या सेलेक्ट करता? अ टीम। किस लिए? फॉर आईपीएल। सो इफ आई वर अंबानी आई वुड सेलेक्ट अ टीम फॉर आईपीएल। इसी प्रकार एक दूसरा उदाहरण देखा जा सकता है कि यदि मैं प्रधानमंत्री होता तो चाइना को सबक सिखाता। तो सबसे पहले इफ, फिर सब्जेक्ट आई, इसके बाद वर्ड और फिर प्राइम मिनिस्टर। सो इफ आई वर प्राइम मिनिस्टर और दूसरे हिस्से में ठीक सब्जेक्ट आई, इसके बाद वुड और फिर वर्ब टीच। क्या टीच करता? अ लेसन। किसको? टू चाइना। सो इफ आई वर प्राइम मिनिस्टर आई वुड टीच अ लेसन टू चाइना। एक और उदाहरण देखा जा सकता है कि यदि वह डॉक्टर होता तो रोगियों की जान बचाता। तो सबसे पहले इफ, फिर उसी तरह सब्जेक्ट आई, सॉरी सब्जेक्ट ही और उसके बाद वर और फिर अ डॉक्टर। सो इफ ही वर अ डॉक्टर और दूसरे हिस्से में सब्जेक्ट ही, इसके बाद वुड और वर्ब सेव। ही वुड सेव, क्या सेव करता? द लाइफ। किसकी? ऑफ पेशेंट। सो इफ ही वर अ डॉक्टर ही वुड सेव द लाइफ ऑफ पेशेंट। तो इस प्रकार स्टेट ऑफ बीइंग का अनुवाद किया जाता है। और एक दूसरी स्थिति बनती है जिसे स्टेट ऑफ पोजेशन कहा जाता है। यानी इसमें किसी व्यक्ति के पास किसी वस्तु के होने की कल्पना कर ली जाती है जो वास्तव में उसके पास नहीं होती है। तो उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं कि यदि मेरे पास बंदूक होता तो मैं बाघ मारता। मेरे पास बंदूक नहीं है। तो ऐसे वाक्यों का अनुवाद ठीक पहले के नियम के अनुसार ही करते हैं, हूबहू। बस पहले हिस्से में वर के जगह हैड का प्रयोग किया जाता है। तो आइए उदाहरण से अनुवाद करके समझते हैं। तो सबसे पहले इफ, इसके बाद आई सब्जेक्ट। अब इसके बाद हैड का प्रयोग होगा, वर का नहीं करेंगे। तो इफ आई हैड और इसके बाद अ गन।
सो इफ आई हैड अ गन, वर का प्रयोग मत कीजिएगा वरना आप खुद ही बंदूक बन जाएंगे। तो यदि मेरे पास बंदूक होती, इफ आई हैड अ गन, दूसरे हिस्से में ठीक उसी प्रकार पहले नियम के हिसाब से सब्जेक्ट आई, फिर वुड और फिर वर्ब किल, आई वुड किल अ टाइगर। ठीक इसी प्रकार दूसरे एक और उदाहरण देखा जा सकता है कि यदि मेरे पास पावर होता तो मैं तुम्हें नौकरी देता। तो सबसे पहले सबसे पहले इफ बैठाएंगे, इसके बाद सब्जेक्ट आई और उसके बाद हैड, फिर पावर। सो इफ आई हैड पावर, दूसरे हिस्से में आई, इसके बाद वुड और फिर वर्ब ऑफर, आई वुड ऑफर यू, तुमको क्या ऑफर करता, अ जॉब। सो इफ आई हैड पावर आई वुड ऑफर अ जॉब टू यू। ठीक इसी प्रकार और भी उदाहरण देखा जा सकता है कि यदि मेरे पास पैसे होते तो मैं एक मोबाइल खरीदता। तो इफ, इसके बाद सब्जेक्ट आई, फिर हैड मनी। सो इफ आई हैड मनी, दूसरे हिस्से में सब्जेक्ट आई और वुड अब वर्ब बाय। सो आई वुड बाय, क्या बाय करता, अ मोबाइल। सो इफ आई हैड मनी आई वुड बाय अ मोबाइल। और इसी प्रकार स्टेट ऑफ पोसेशन का प्रयोग किया जाता है। और एक तीसरी स्थिति भी बनती है जिसे स्टेट ऑफ एक्शन कहा जाता है। इसमें किसी कार्य के होने की कल्पना कर ली जाती है जो वास्तव में नहीं घटित होती है। जैसे यदि वह मेरे पास आता तो मैं उसकी मदद करता, वह आया ही नहीं तो मदद करने का प्रश्न नहीं उठता है। तो ऐसे वाक्यों का अनुवाद करने के लिए सबसे पहले हिस्से को सिंपल पास्ट में यानी सब्जेक्ट के बाद सबसे पहले इफ, फिर सब्जेक्ट के बाद V2 वर्ब का दूसरा रूप और इसके बाद अदर, और दूसरे हिस्से का अनुवाद ठीक पहले की तरह वुड लगाकर जैसे करते आए हैं। तो यदि वह मेरे पास आता तो मैं उसकी मदद करता। तो सबसे पहले इफ, फिर ही और वर्ब का सेकेंड फॉर्म केम। सो इफ ही केम किसके पास, टू मी। सो इफ ही केम टू मी, दूसरे हिस्से में आई, उसके बाद वुड, हेल्प और हिम। सो आई वुड हेल्प हिम। इफ ही केम टू मी आई वुड हेल्प हिम। ठीक इसी प्रकार एक उदाहरण और देखा जा सकता है कि यदि तुम अवसर देते तो मैं शतक बनाता। तो सबसे पहले इफ, इसके बाद सब्जेक्ट यू और उसके बाद गेव, वर्ब का सेकेंड फॉर्म गेव। सो इफ यू गेव क्या, अ चांस। सो इफ यू गेव अ चांस, दूसरे हिस्से में ठीक सब्जेक्ट आई, इसके बाद वुड, आई वुड, वर्ब मेक और उसके बाद अ सेंचुरी। सो इफ यू गेव अ चांस आई वुड मेक अ सेंचुरी। तो इस प्रकार आशा करते हैं कि सेकेंड कंडीशनल आपको समझ में आया होगा। एंड इफ यू हैव एनी कमेंट प्लीज ड्रॉप इट इन comment box and don't forget to share and subscribe. Thank you for watching the video.